हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। अपन पढ़ रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव। आज चलेगा बेटा अपना हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 15। ओके, अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन से बता देता हूं तुम्हें। देखो, यह है बेटा एल्किल हैलाइड। ठीक है, अगर इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन किसी बेस की उपस्थिति में करवाएं, जैसे अपन ले लें एल्कोहलिक KOH। ठीक है ना, यह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं OH माइनस, ये दोनों तरफ से लिखा हुआ आ सकता है बेटा। ठीक है, तो देखो यहां पर जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा होता है उसको तो अपन अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको कहते हैं अपन बीटा कार्बन। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर ऐसी कंडीशन है कि बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम उपस्थित नहीं है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, एक CH3 जो ग्रुप है उसको हटा देते हैं और यहां पर H जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से तो हेलोजन एटम का विलोपन होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम का विलोपन होता है और क्या बनती है, फाइनली एल्कीन का निर्माण होता है। तो क्या बन जाएगा अपने CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KX और प्लस H2। ओके, तो एल्कीन बनते हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, अगर इसकी बेटा में जलीय KOH के साथ में अभिक्रिया करवा लूं प्लस जलीय KOH, तो देखो जलीय KOH में क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है यहां पर और OH यहां पर जुड़ जाता है, Br यहां से निकल जाता है। ठीक है, हेलोजन एटम प्रतिस्थापित हो जाता है बेटा। यहां पर नाभिक स्नेही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है OH माइनस, तो क्या बन जाता है इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KBr। ठीक है, Br निकल गया, OH यहां पर जुड़ गया। ठीक है, ये KBr के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये याद रखना है बेटा तुम्हें, अगर एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाएंगे तो एल्किन बनेगी। ठीक है, और यदि जलीय KOH के साथ में अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा एल्किन नहीं बनेगी। इट मींस जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ओके, और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। देखो, अब चलते हैं बेटा अपन सेथ-जेव के नियम की तरफ। एक सेथ-जेव नामक वैज्ञानिक था जिसने एक नियम दिया एल्किल हैलाइडों के लिए। तो उसने क्या कहा कि यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाओं में एक से अधिक प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हों। सेथ-जेव का नियम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना। तो देखो, या एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। देखो इस प्रकार का, ये ले लिया अपने CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस C2H5OH एल्कोहलिक। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, देखो एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक एथेनॉल लिया हुआ है। ठीक है,
या अपन और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं इसकी तुलना में। मान लो यहाँ पर अपन ने KOH ले लिया, एथेनॉल भी ले सकते हैं अपन, ठीक है ना, एल्कोहलिक KOH ले लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, विलोपन अभिक्रिया होगी। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तो इसको अपन बीटा विलोपन रिएक्शन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो यहां से तो Br, इस CH3 ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड H, तो ये यहां निकल जाता है, ये यहां से निकल जाता है, ठीक है। क्या बनती है, एल्केन, CH3 की डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस H2, ओके। इसको बोलते बेटा अपन आइसोब्यूटाइलिन, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उनको कर लेना। अब चलते हैं अपन सेट-जेप के नियम की तरफ। अभी मैंने बताया सेट-जेप का नियम क्या होता है, यदि एल्किल हैलाइडों के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में या एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाओं में एक से अधिक प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो, तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो, ओके। इन डिहाइड्रोहेलोजिन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ टू एल्किन फॉर्मेशन, देन दोज एल्किन्स आर फॉर्म इन मोर अमाउंट इन व्हिच मोर एल्किल सबस्टिट्यूट ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो देखो सेट-जेप नियम पढ़ लेते बेटा अपन, सेट-जेप रूल, सेट-जेप का नियम, सेट-जेप रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा जा चुका है बेटा बोर्ड में। सेट-जेप का नियम, देखो सेट-जेप का नियम अभी बता ही दिया अपन ने, यदि 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों में की विलोपन अभिक्रियाओं में एक से अधिक प्रकार के एल्किन बनने की संभावना हो, तो वो एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो। जैसे मैं बेटा एक एग्जांपल लेता हूं, देखो ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये भी बीटा, ठीक है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यदि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन किसी एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाएं, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब देखो यहां से तो बेटा हेलोजन एटम ही निकलता है, तुम्हें पता है। अब हाइड्रोजन एटम यहां से भी निकल सकता है और यहां भी से भी निकल सकता है। यहां से निकलेगा हाइड्रोजन एटम, तुम्हें पता है विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन निकलता है, तो यहां से निकलेगा तो 1 ब्यूटीन बनेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 ब्यूटीन बनेगा, ठीक है। ये कौन सा है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ओके। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, एक प्रकार की एल्किन तो यहां बन सकती है। इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2H, कोई प्रॉब्लम, इसको भी मैं ऐसे लिख दूं H, तो H यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, ओके। तो एक तो एल्किन ये बनती है बेटा 1 ब्यूटीन प्लस, अगर H यहां से निकलेगा तो देखो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, CH3H और CH3H, ठीक है ना। तो देखो ये है बेटा 2 ब्यूटीन, यहां एक ही प्रतिस्थापी समूह है, एल्किल प्रतिस्थापी समूह, यहां बेटा 2 एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं,
ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब कम प्रतिस्थापी एल्कीन, कम प्रतिस्थापी एल्कीन, और ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब अपन कह सकते हैं अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन, अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन। ओके, तो बेटा ये तो कम मात्रा, तुम्हें पता है ऐसी एल्कीन अधिक स्थायी होती है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं। देखो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है बेटा, और यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो तुम्हें पता है मैंने 11th फाउंडेशन में एल्कीनों का स्थायित्व समझाया था, तो ऐसी एल्कीनें जिनमें अधिक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उनका स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है, तो बेटा ये तो कम मात्रा में बनती है और ये अधिक मात्रा में बनती है। ठीक है, जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है ये लगभग 30% मात्रा में बनता है और नीचे वाला 70% मात्रा में बनता है। ये 30% और ये नीचे वाला 70% अमाउंट में बनता है। अर्थात अपन कह सकते हैं जो ये एल्कीन है, 1 ब्यूटीन है, ये कम मात्रा में बनती है, कम मात्रा में। ठीक है, और ये अधिक मात्रा में बनती है। ओके, या अपन कह सकते हैं यह कम स्थायी होती है, कम स्थायी, और नीचे वाली अपन कह सकते हैं यह अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी। ओके, तो अच्छी तरह ये नियम समझ में आ गया होगा बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छी तरह ध्यान दीजिए। यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीनें बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, तथा वह एल्कीन कम मात्रा में बनती है जिसमें कम प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होते हैं। इसे ही सेठ-जेब का नियम कहते हैं। ओके, यही बेटा सेठ-जेब का नियम है। अब चलते हैं अपन आगे, इसको अच्छी तरह याद कर लेना सेठ-जेब के नियम को। देखो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल और द्वारा बेटा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, या आयोडीन ले लेते अपन, गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH के साथ में करवा दें, एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो क्या बनेगा? अब प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, तो बना दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है बेटा। एक तो H यहां से भी निकल सकता है और एक H यहां से भी निकल सकता है। तो क्या बनेगा? अगर H यहां से निकलता है तो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और CH3। ओके, प्लस और क्या बन सकता? अगर H यहां से निकल जाएगा तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो यहां पर बेटा कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम, और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है? 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो ये अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी। ठीक है, अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में
बनती है। ओके, और ये कम स्थायी होती है, लेस स्टेबल और कम मात्रा में बनती है, कम मात्रा में बनती है। मान लो इसको मान लेते हैं अपन 30% और इसको मान लेते हैं बेटा 70%। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो, एक तो कंडीशन ये हो गई, अब मैं एक कंडीशन हो ये है बेटा CH प्रोडक्ट, जो एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाओं में अधिक मात्रा में एल्किन बनती है, उसको अपन CH उत्पाद भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे अपन? CH प्रोडक्ट, CH उत्पाद। ठीक है, CH प्रोडक्ट। इसको अपन CH प्रोडक्ट भी कहेंगे। अब देखो, जो बेस ले रहे हैं अपन, जो क्षार ले रहे हैं यहां पर, ये क्षार यदि त्रिविम बाधित हो, मतलब बल्कि आकार का हो, बहुत बड़ा हो, तो बहुत बड़ा होने पर बेटा उत्पाद तो दो प्रकार के एल्किन के रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन फिर वह एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी जो कम स्थायी होती है, उसको कहते हैं अपन हाफमान प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट मैं पॉइंट लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना, लेकिन यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया में लिया गया क्षार मतलब बेस बड़े आकार का हो, बल्कि नेचर का हो, बड़े आकार या त्रिविम बाधित हो, स्टेरिकली हिंडर्ड हो या त्रिविम बाधित हो, तो कम स्थायी एल्किन अधिक मात्रा में बनती है, जिसे होफमान प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे होफमान उत्पाद, जिसे होफमान उत्पाद कहते हैं। ओके बेटा, अगर छोटा बेस होगा, क्षार होगा, तो CH प्रोडक्ट मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा अभिक्रिया में, लेकिन यदि जो क्षार लिया गया है वो बड़े आकार का हो, बल्कि नेचर का हो या स्टेरिक हिंडर्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में जो कम स्थायी एल्किन होती है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, और जो कम स्थायी एल्किन होती है उसको कहते हैं अपन होफमान प्रोडक्ट। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड I, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एग्जांपल है बेटा। यहां पर ले लेता हूं मैं CH3 CH3 CH3OH, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH3 CH3O-। ले लेते तो अपन क्षार, ये क्षार ले लेते अपन, ठीक है, बेस ले लेते। अब ये क्षार कैसा है? KOH की तुलना में बड़े आकार का है, बल्कि नेचर का है ना, इसको कहते हैं अपन त्रिविम बाधित क्षार, है ना, बल्कि बेस या बड़े आकार का क्षार। तो इसकी उपस्थिति में बेटा दो प्रकार के एल्किन तो बनेगी, ठीक है, उत्पाद के रूप में। देखो H यहां से निकलेगा, I यहां से निकलेगा और H यहां से भी निकल सकता है, तो क्या बन सकता है? CH2 डबल बॉन्ड
CH3, यहां पर H नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। एक तो एल्कीन बेटा ये बन जाएगी, दूसरी एल्कीन क्या बनेगी, CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो देखो मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सी एल्कीन प्राप्त होगी। हाँ, हालांकि स्थायित्व अधिक होती है, स्थायित्व यही अधिक होती है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये कम स्थायी तो होती है, ये अधिक स्थायी होती है, लेकिन मुख्य मात्रा में कौन सी प्राप्त होती है बेटा, यहाँ पर ये मुख्य मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है ना। होती तो कम स्थायी है और ये अधिक स्थायी होती है, ठीक है। ये मेजर बनती है, मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। कब, जब जो बेस दिया हुआ हो ये बेस बल्कि नेचर का हो। अच्छी तरह समझ लेना बेटा, कई बार नीट में, यूं आईआईटी में इनमें से क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो CH प्रोडक्ट होता है, और जो लेस स्थायी होता है वह हाफमान प्रोडक्ट होता है। इसको कहेंगे अपन होफमान उत्पाद, हाफमान उत्पाद, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाफमान उत्पाद की मात्रा प्राप्त होती है, यह प्राप्त होती है बेटा 72%। इसको कहते हैं अपन सेतजेत उत्पाद, सेतजेत उत्पाद, इसकी मात्रा 28% प्राप्त होती है। तो देखो ध्यान देना, अगर छोटा क्षार उपस्थित हो, स्मॉल बेस प्रेजेंट हो, तो सेतजेत प्रोडक्ट मुख्य प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। बट यदि बेस बल्कि नेचर का हो, बड़े आकार का हो, तो हाफमान प्रोडक्ट मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ओके, अब देखो बेटा, जो फाउंडेशन वाले बच्चे, तुम्हें पता होगा जो एल्कीन बनती हैं उन एल्कीनों का स्थायित्व का क्रम तुम्हें पता होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बता देता हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। देखो एल्कीनों का स्थायित्व, एल्कीनों का स्थायित्व, देखो कौन सी एल्कीनें अधिक स्थायी होती हैं, C डबल बॉन्ड C, जो सबसे अधिक प्रतिस्थापी होगी। R बराबर बेटा यहाँ पर मैं ले लेता हूं, मान लो CH3, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं अपन, एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अधिक स्थायी होगी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, उससे कम स्थायी होगी यह एल्कीन, इससे कम स्थायी होगी